आयु पूरा पढ़ लिया। जान माल की क्षति होती हो, क्षति होती हो, होती हो। देखिए आपदा है, हम देखिए ना डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे शब्दों का ही शामिल होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपदा का मतलब होता है मानवीय एवं आर्थिक क्षति। उस कार्यक्रम को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे मिटिगेशंस। मिटिगेशंस मतलब इसको कहेंगे समन। समन कि जो भी जान माल की क्षति होती है या हो रही है या होने की संभावना है, उसके प्रभाव को कम करना। देखिए ये समन का मतलब होता है। समन का मतलब होता है बच्चे, देखिए उसको उसके जोखिम को न्यूनीकरण करना, उसके जोखिम को, उसके रिस्क को मिनिमाइज करना, वो समन होता है। तो समन का सीधा सा अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे रोकना, या समन का अर्थ हम लगाते हैं राहत से। देखिए एक ही बात होती है आपदा समन। कल मैंने आपदा समन के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताया था। डिजास्टर मिटिगेशंस, डिजास्टर मिटिगेशंस बताओ। ठीक है, आपदा समन क्या है कि जो भविष्य की आपदाओं की तीव्रता को कम करने का प्रयास करता है। भविष्य की आपदाओं की तीव्रता को कम करने का प्रयास करता है आपदा समन, है ना। भविष्य की अधिनियम 2005 की धारा 2 है, उसके अंतर्गत है कि समन का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने समन की एक बड़ी वैधानिक स्पष्ट परिभाषा दी है। देखिए इस अधिनियम के अनुसार वो बोलते हैं कि समन से तात्पर्य होता है किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम या समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उनको हम आपदा समन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आई समझ में तो मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कम करने के लिए किए गए संरचनात्मक उपाय, स्ट्रक्चर्ड और गैर संरचनात्मक उपाय। आपदा समन के दो प्रकार के उपाय, संरचनात्मक उपाय और नॉन संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक उपाय, नॉन स्ट्रक्चर्ड। टेक्नोलॉजिकल हेल्प लगती है वो संरचनात्मक उपाय है। क्लियर है? मैं फिर से बोलूं, संरचनात्मक उपाय का मतलब है कि अगर आपको आपदा समन करना है, क्या करना है? अगर आपको जो टेक्नोलॉजिकल मदद लेनी पड़ेगी, किसी न किसी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल मदद लेनी पड़ेगी। इनका जो मूल उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य इनका होता है कि आपदा के प्रभाव को कम करना। बस समझ आपदा के प्रभाव को कम करना या फिर आपदा के प्रभाव को भौतिक रूप से रोकना। आपदा के प्रभाव को भौतिक रूप से रोकना, कुल मिलाकर ठीक है, इन निर्माण कर देना। बाढ़ से बचने के लिए बांधों का निर्माण कर देना, है ना जी। तो इस प्रकार के निर्माण ये भौतिक निर्माण है, पूंजी प्रधान है, रुपया पैसा लगता है। लेकिन ये बच्चे आगे चलते हैं संरचनात्मक उपाय के एग्जाम्पल देखेंगे। देखिएगा सब लोग यहाँ पर आओ, ठीक है बाबू। अब संरचनात्मक उपाय के एग्जाम्पल, तो यहाँ पर सबसे पहला है बाढ़ समन। बाढ़ समन, ठीक है, फ्लड मिटिगेशन समन संरचनात्मक उपाय है। तो नदियों के किनारे हम क्या करते हैं? नदियों के किनारे हम क्या करते हैं? देखिए एम्बैंकमेंट्स का मतलब तटबंधों का निर्माण करते हैं बाढ़ समन में। अब जब नदियों के किनारे तटबंधों का निर्माण किया जाएगा तो रुपया पैसा लगेगा, लेकिन बेटा ये दीर्घकालिक समाधान होगा। रुपया पैसा लगेगा लेकिन दीर्घकालिक समाधान होगा। तो नदियों के किनारे दूसरा हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे क्या है दूसरा? भूकंप समन है। अब भूकंप समन में क्या है बच्चे? देखिए आमतौर पर जो इमारतें होती हैं, इमारतों को अगर हमें भूकंप प्रतिरोधी बनाना है, जापान आमतौर पर ज्यादा करते हैं, वहाँ पे ज्यादा भूकंप आते हैं, तो फिर हम बच्चे रेट्रोफिटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। तो एक तकनीक होती है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आमतौर पर भवनों को, इमारतों को भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए। तो भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए भवनों को किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, यही आपसे पूछ लिया जाएगा। या भूकंप प्रतिरोध के लिए भवनों में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है मिटिगेशंस, कोस्टल मिटिगेशंस, तटीय समन। कोस्टल मिटिगेशंस, तटीय समन कि भाई सुनामी, चक्रवात आदि लहरों से बचने के लिए सी वॉल्स का निर्माण किया जाता है ना, सी वॉल्स का निर्माण किया जाता है। सुनामी और तटीय लहरों से बचने के लिए समन। नेक्स्ट अगला जो है भूस्खलन समन, लैंडस्लाइडिंग मिटिगेशंस। तो बेटा जो भूस्खलन सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव जोन है, तो वहां पर देखो सबसे पहले आपको मिटिगेशन में क्या है? मिटिगेशन में वहां पर आपको एक तो निर्माण कार्य से बचना है, निर्माण कार्य से बचना है, इस संबंध में काम में आता है, ठीक है। इसके बाद सी वॉल्स और मैंग्रोव वनों का निर्माण करना, इसको हम कोस्टल मिटिगेशंस के रूप में शामिल करते हैं भैया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रेट्रोफिटिंग का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो अर्थक्वेक मिटिगेशंस में, अर्थक्वेक मिटिगेशंस में, अर्थक्वेक मिटिगेशन, ठीक है ना। भूकंप समन में आप किसका यूज करते हैं भैया? रेट्रोफिटिंग का यूज करते हैं, रेट्रोफिटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। प्लस नए निर्माण के लिए आप बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। और पूछा जाए भाई एक बात बताओ, नदियों के किनारे तटबंधों का निर्माण करना, एम्बैंकमेंट्स कहते हैं इनको, एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। तो एम्बैंकमेंट्स का निर्माण करना ये कौन से मिटिगेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है? तो फ्लड मिटिगेशन। फ्लड मिटिगेशन के अंतर्गत एम्बैंकमेंट्स का निर्माण किया जाता है, मतलब तटबंधों का निर्माण किया जाता है। और अतिरिक्त पानी को मोड़ने के लिए कई बार बेटा नहर भी बनाई जाती है। अतिरिक्त पानी क्लियर है कि कुछ ना कुछ आपने बनाया, ये लॉन्ग टर्म है, रुपया पैसा भी लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने बनाया और इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक आप देखेंगे। लंबे समय तक ये मिटिगेशन करता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता यहाँ, कोई भौतिक निर्माण नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर वो नीतियां और कानून शामिल हैं जो कि बिना किसी भौतिक निर्माण के जोखिम को कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भौतिक निर्माण नहीं होता, इसके अंतर्गत वे नीतियां और कानून शामिल हैं, वे नीतियां और कानून शामिल हैं। उपाय अब आप पूछ लेता हूँ सर एक गैर संरचनात्मक उपाय आप मुझे बता दीजिए। तो जैसे लैंड यूज जोनिंग, सबसे पहला होता है लैंड यूज जोनिंग। लैंड यूज जोनिंग भूमि उपयोग, अब पता नहीं आगे क्या बोलेंगे इसको, जोनिंग इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में भूमि उपयोग नियोजन बोलेंगे, भूमि उपयोग नियोजन बोलेंगे इसको, लैंड यूज जोनिंग, भूमि उपयोग नियोजन। अब आप में से कोई जानता है भूमि उपयोग नियोजन क्या है ना? ऐसा नहीं लग रहा कि देखो ये सब्जेक्ट हम कितनी बार पहले पढ़ चुके हैं, नया तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। जहाँ पर चक्रवात का खतरा है बाबू, ठीक है, जहाँ पर भूकंप का खतरा है, ऐसे चित्र, ऐसे चित्र, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर किसी प्राकृतिक आपदा का खतरा है, तो मानवीय आपदा कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन जो वहाँ पर प्राकृतिक आपदा का खतरा है जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप इत्यादि, तो वहाँ पर हमको क्या करना है? जोन्स का निर्माण करना, वहाँ पर हमें जोन्स फॉर्मेशन करना,
कैसा जोन फॉर्मेशन करना मतलब कि भाई वहां पर हम कोई स्कूल ना बनाए, ठीक है, वहां पर हम कोई हॉस्पिटल ना बनाए, हॉस्पिटल ना बनाए, उन क्षेत्रों में हम कोई मार्केट ना एस्टेब्लिश करें जिससे कि भीड़ ना जुटे, भीड़ को पूर्व चेतावनी प्रणाली जारी करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब गैर संरचनात्मक उपायों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय मैं इसको मानता हूं बच्चे, अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग सिस्टम को मानता हूं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूं वो अर्ली वार्निंग सिस्टम को मानता हूं। समिति बनी थी आपदा के संदर्भ में कि जितनी भी आपदाएं भारत में आई हैं, ठीक, उनके संबंध में उस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करनी थी और ये बताना था कि ये आपदाएं किस तरह से जानमाल की क्षति करती हैं और ये कितनी ज्यादा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। उस देश की अर्थव्यवस्था को उनकी एचपीसी और जेसी पंत रिपोर्ट ये 1999-2000 की है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेसी पंत रिपोर्ट और उच्चाधिकार प्राप्त समिति का संबंध किससे है? आपदा संबंध से है। आई बात मेरी समझ में? बोलो आई, ठीक है। और देखो आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, तो प्लीज इस बात पे भारत सरकार ने श्री जेसी पंत साहब की अध्यक्षता में, श्री जेसी पंत, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में अगस्त 1999 में एक एचपीसी मतलब उच्चाधिकार प्राप्त समिति, एचपीसी, उसका गठन किया। और ये जो समिति थी अगस्त 1999 में श्री जेसी पंत साहब की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। ये समिति बच्चे किस पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी? इसको आपदा प्रबंधन के लिए, है ना। तो ये भारत में आपदा प्रबंधन के प्रति एक व्यवस्थित और समग्र दृष्टिकोण विकसित करने का पहला गंभीर प्रयास था। ठीक है, भारत में सबसे पहला प्रयास 1999 में किया गया आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के प्रति बेटा एक व्यवस्थित और समग्र दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, एचपीसी का मतलब है उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अधिदेश अत्यंत व्यापक था। मतलब इसकी जो रिपोर्ट थी, अधिदेश का मतलब होता है बेटा रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा व्यापक थी। तो यहाँ पर जिसको मैं बोला मैं करूँ बस आपको वही लिखना है ना। तो इसकी जो रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि आपदा प्रबंधन जो था वो कृषि विभाग के अंतर्गत आता था। तो इसमें बोला गया कि आपदा प्रबंधन के लिए आप डेडिकेटेड अलग से या तो एक मंत्रालय का गठन करें। चलो ठीक है, आप मंत्रालय का गठन नहीं कर सकते आपदा प्रबंधन के लिए, मंत्रालय का गठन करना बहुत बड़ी बात हो गई, सपोज दैट, तो एटलीस्ट किया जाए गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो योजनागत कोष होता है। जब योजना आयोग था तो एक प्लान फंड होता था योजनागत कोष, कि उसका कम से कम 10% हिस्सा जो है वह आपदाओं की रोकथाम, समन और तैयारी की योजनाओं के लिए खर्च किया जाए। क्लियर है? प्लान फंड का जो योजनागत कोष है, योजनागत कोष का कम से कम 10%, समझना, योजनागत कोष का कम से कम 10% आप आपदाओं के लिए खर्च करो, आपदाओं की रोकथाम के लिए, आपदाओं के समन के लिए या फिर बच्चे तैयारी, ठीक है, उनके लिए खर्च करो आप। इसके बाद देखिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण मैंने आपको बताया था, आपदा समन सिद्धांत में एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण था, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने का मतलब जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना चल रही थी उस समय, जैसे आज पीएम आवास योजना चलती है ग्रामीण और शहरी, एक्चुअली पीएम आवास योजना बेटा इंदिरा आवास योजना का ही एक वर्तमान स्वरूप है। तो जो इंदिरा आवास योजना चल रही थी तो इस समिति ने बोला कि इंदिरा आवास योजना के तहत अगर आप घर बना रहे हो तो ऐसे घर बनाओ जो भूकंप प्रतिरोधी हो। इनफैक्ट उन क्षेत्रों में जो भूकंप सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आते हैं, तो भूकंप सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आप उन क्षेत्रों में ऐसे आवास बनाओ हुई, ठीक है, जो कि भूकंप के लिए प्रतिरोधी हो। तो ये इसने बोला, इसके प्रमुख निकाय, अपने निकाय, उनको तैयारी योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना, मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे स्थानीय निकायों को भी देना। ये समझना बहुत अच्छी बात है कि प्रशिक्षण ऐसे स्थानीय निकायों को भी देना कि उन स्थानीय निकायों को भी इस प्रकार की आपदा के लिए हमें पहले से प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार कर लेना। ये उसकी प्रमुख रिपोर्ट थी। ये वास्तव में इससे हजारों लोगों की जान माल की क्षति हुई थी, तो सरकार ने आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय से हटाकर गृह मंत्रालय को दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी थी, और इसको आंतरिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के दायरे में ला दिया। मतलब इसको, ठीक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी मैनेजमेंट के व्यापक दायरे में लाया गया कि भाई आपदा, ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब आपदा को गंभीरता से लिया गया 2001 के गुजरात भूकंप के बाद, भूकंप के बाद, तब वहां पर उसको सीरियसली लिया गया। पहले तो ऐसे हल्के में ले लिया जाता था। नहीं, आपदा का मतलब है कि ठीक है जंगलों में आग लग गई, है ना, बाढ़ आ गई, तो ये मतलब यहाँ तक था। लेकिन गुजरात भूकंप के बाद जब वैश्विक स्तर पर हमारे आपदा प्रयासों की किरकिरी हुई, दिसंबर 2004 की सुनामी थी, थोड़ा सा छोटा फॉन्ट है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर 2004 का सुनामी थी, दिसंबर 2004 की हिंद महासागर की सुनामी ने बेटा भारत के तटीय क्षेत्रों में जो तबाही मचाई, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि अब, ठीक है ना, मतलब बहुत जबरदस्त 2004 की जो सुनामी थी, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में उससे जानमाल की क्षति हुई थी, तो उसने इस बात को तो इंश्योर कर दिया कि बहुत बड़े पैमानों पर हमें आपदा के प्रबंधन करने की आवश्यकता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, बस छोटे मोटे प्रयासों से काम नहीं चलने वाला, अब हमें बड़े स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ तक कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ तक बस एक कहानी है, ठीक है, वो आपको समझनी है, पूछ लिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पेश किया, इसे संसद के द्वारा पारित किए जाने के बाद 23 दिसंबर को, ये डेट याद लिख लो, इस डेट को आप लिख लो, ये पूछी जाएगी पक्का। तो 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की सहमति इस पर पास हो गई, है ना, राष्ट्रपति की सहमति इसको मिल गई। और जैसे राष्ट्रपति की सहमति मिली तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बन गया। अब ये ना केवल संस्थागत बच्चे एक विधेयक था, ठीक है, बल्कि इसका अपना एक प्रशासनिक तंत्र था और इसके पास उत्तरदायित्व था। तो अब जो पहला 2005 को प्राप्त हुई, उसके बाद अब कुल मिलाकर एक डेडिकेटेड, ठीक है, एक्ट बन चुका है जो भारत में आपदाओं के संबंध में निगरानी स्थापित करेगा। 11 अध्याय हैं, समझ रहे हैं कितना? बोलो मेरे साथ बोलो, इसमें कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हैं और इसमें 79, अरे हटो गए, और इसमें 79 धाराएं हैं। तो इसमें 11 अध्याय हैं और इसमें 79 धाराएं हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चे 11 अध्याय 79 धाराएं इसमें शामिल है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, ठीक है, पूरे भारत में बच्चे ये लागू है, पूरे भारत में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए, ठीक है, ये शक्तियां और जिम्मेदारियां अपना स्थापित करता है। अब इसके अंतर्गत जो प्रबंधन अधिनियम को आधार पड़ी थी वो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार ही हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो धारा 2D के अनुसार आपदा का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में, प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है, आपदा का तात्पर्य होता है कि भैया किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित कारणों से होने वाली तबाही, ठीक है, या दुर्घटना या फिर गंभीर घटना जिसके परिणामस्वरूप जानमाल की, संपत्ति की, पर्यावरण की क्षति होती है और जो अपनी प्रकृति और परिमाण में प्रभावित क्षेत्रीय समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हो, तो उसे हम डिजास्टर कहते हैं। आपदा, तो आपदा की परिभाषा धारा 2D में है। परिभाषा क्या है? तो कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई भी ऐसी घटना, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना मेरे प्यारे बच्चे जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में जानमाल की क्षति होती हो, पर्यावरण की क्षति होती हो, संपत्ति का विनाश होता हो। चलिए, अब आपदा प्रबंधन का धारा 2 में है, ठीक है। और सबसे बड़ी पता है बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कोई किताब नहीं है उसके ऊपर, उन्हें परिभाषित करती है आपदा प्रबंधन को, ठीक है, जिसमें आपदा की खतरे की रोकथाम, ठीक है, आपदा प्रबंधन का मतलब आपदा की खतरे की रोकथाम, जोखिम में कमी, मतलब समन भी इसी के शामिल है। बताया था प्रबंधन में समन भी शामिल होता है, लेकिन समन बिफोर है, ठीक है, प्री एक्शन है, और प्रबंधन जो है आमतौर पर वो पोस्ट एक्शन है, लेकिन समन भी प्रबंधन में शामिल है। आपको याद होगा संरचना कैसी है? आपदा प्रबंधन की संरचना त्रिस्तरीय संरचना है जो संघीय ढांचे के अनुरूप संचालित होती है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है ना, तो ऐसी भारत में आपदा प्रबंधन की संरचना भी कैसी है? त्रिस्तरीय है, ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन की संरचना भी कैसी है? त्रिस्तरीय है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपदा प्रबंधन की संरचना भी त्रिस्तरीय है। इसमें अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको कहेंगे एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर से बोलता हूं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं एनडीएमए के, ठीक है, और इसका जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रीय नीतियां और योजनाओं का निर्माण करना आपदा प्रबंधन के लिए। तो आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजनाओं का निर्माण करना, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजनाओं का निर्माण करना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है एसडीएम के,
राज्य स्तर पर क्या है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राज्य आपदा प्रबंधन में प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बच्चे। ये राज्य स्तरीय योजनाओं का क्रियान्वयन और उनकी समन्वय करता है। अब जिला स्तर पर होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो डीएम होता है बेटा, कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो सबसे जमीनी स्तर पर आपदाओं के संबंध में योजना बनाता है और आपदा प्रतिक्रिया का नेतृत्व करता है। अब एनडीएमए, ठीक है, अब एनडीएमए की संरचना भी है। अब इसके बारे में आपको समझना है बच्चे। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, बस समझ रही है, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष हैं। इनके अलावा इसमें अधिकतम 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं बच्चे, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, अध्यक्ष के अतिरिक्त, तो पदेन अध्यक्ष हैं इसके प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं, मतलब टोटल जो है अधिकतम 10 सदस्यीय संरचना हो सकती है। पीएम के अतिरिक्त, अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं। अब इन 9 अन्य सदस्यों को मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। इन सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? इनको प्रधानमंत्री के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है, वैसे उपाध्यक्ष की कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन वो जो 9 अन्य सदस्य हैं, अगर चाहे प्रधानमंत्री तो 9 में से किसी एक को उपाध्यक्ष के तौर पर भी नॉमिनेट कर सकते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका जो पूरा सचिवालय है वो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वह इसको संचालित करते हैं। सचिव स्तर के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, इसका पूरा प्रशासन करता है बच्चे, और सचिव स्तर के अधिकारियों के द्वारा ये संचालित होता है। आइए, ठीक है, अब इसका और कार्य तो पूछा जाएगा कि एनडीएमए के बारे में जिक्र बच्चे किसमें कर रखा है? धारा 3 धारा 6 में, बोलो मेरे साथ, एनडीएमए की शक्ति और कार्य किसमें? धारा 6 में। तो धारा 6 के अंतर्गत एनडीएमए को एक व्यापक उत्तरदायित्व दिया गया है, जो देश की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, मतलब धारा 6 में इसकी शक्ति एवं उत्तरदायित्व है, ठीक है, इसकी शक्ति एवं कार्य धारा 6 में है। तो धारा 6 के अंतर्गत एनडीएमए एक व्यापक उत्तरदायित्व है उसका, इसे देश की सुरक्षा की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। चलिए, अब इसकी नीति और योजना क्या है कि राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करता है आपदा के संबंध में, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी देता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, बस ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी कौन देता है? प्रधानमंत्री, ठीक है ना, गृह मंत्री, एनडीएमए, एसडीएमए कौन देता है? तो क्या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन देता है? बोलो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को एनडीएमपी को मंजूरी एनडीएमए देता है। क्लियर है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी एनडीएमए देता है, और वो इसके धारा 6 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 6 में इसके शक्ति एवं कार्य है, तो धारा 6 के अंतर्गत इसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो एनडीएमपी मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी देना उसका कार्य होता है। चलिए, प्लान करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 12 के अंतर्गत राहत शिविरों में भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा सहायता देना, ठीक है, धारा 12 के अंतर्गत आता है। न्यूनतम मानक इनकी सिफारिश करना, विधवाओं और अनाथों के लिए इसमें विशेष प्रावधान करना शामिल है। चलिए, अब एनडीएमए को उसकी तकनीकी कार्यों में सहायता देने की समिति होती है, जिसको एनईसी कहते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, बस ध्यान रखना है। एनडीएमए तो एक अथॉरिटी है, एनडीएमए की संरचना बताती है कि अध्यक्ष होगा, अधिकतम 9 सदस्य होंगे, एक उपाध्यक्ष होगा, ऐसा बता दिया। लेकिन भैया देखो, एनडीएमए अब ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, ठीक है, ये बस केवल योजनाओं और उसकी नीतियों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए है ना, लेकिन एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत सरकार के गृह सचिव होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति होती है, धारा 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की व्यवस्था की गई है, जो एनडीएमए को तकनीकी कार्यों में सहायता देगी, और एनईसी इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत सरकार के गृह सचिव होते हैं। चलिए, अब इसमें देखो बेटा, कृषि, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे प्रमुख मंत्रालयों के सचिव जो होते हैं वे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसमें तकनीकी समिति है, ठीक है, ये जो समिति आपकी एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, मतलब इसमें देखो हर एक क्षेत्र के अपने विशेषज्ञ हैं, वो शामिल है, विशेषज्ञ शामिल है जिनको इनकी तकनीकी की नॉलेज है, कृषि से संबंधित, ठीक है, एक कृषि मंत्रालय का जो सदस्य होता है वो इसमें शामिल, कृषि से, रक्षा से, एक वित्त से, स्वास्थ्य से, अंतरिक्ष से, परमाणु ऊर्जा से। चलिए, इसका जो कार्य होता है, प्राथमिक कार्य है आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करना। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने वाली संस्था कौन सी होती है? एनईसी, ठीक है, एनईसी की स्थापना किस धारा के अंतर्गत? धारा 8 है। संकट की स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। तो आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करना, राष्ट्रीय नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, और संकट की स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों के बीच में ये सब। अब इसके बाद मेरे प्यारे ध्यान रखना, राज्य और जिला स्तर पर भी है, राज्य और जिला स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ठीक है। अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस धारा में की गई? धारा 14 में, धारा 14 में, ठीक है, एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किसमें है? बोलो मेरे साथ, कब बोलेंगे कि साहब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना धारा 14 में है? बोलिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के बारे में जो चर्चा की गई है वह धारा 14 मंत्री के अतिरिक्त 9 अन्य सदस्य होंगे, मुख्यमंत्री इनमें से किसी एक को उपाध्यक्ष, सेम वैसे हर एक राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसडीएमए का गठन अनिवार्य है। राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्य राज्य के लिए आपदा प्रबंधन नीति बनाना है, और राष्ट्रीय योजना के अनुरूप राज्य योजना को मंजूरी देना है, ठीक है ना। इसमें बच्चे जैसे वहां पर एनईसी होता है, ऐसे यहाँ पर एसईसी होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं, जो स्टेट के मुख्य सचिव है, ठीक है ना। और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, और इसमें भी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 9 अन्य सदस्य होंगे, मुख्यमंत्री इनमें से किसी एक को उपाध्यक्ष, सेम वही संरचना है कि धारा 14 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसडीएमए का गठन अनिवार्य है। इसमें आप ये लिख लेना कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 9 अन्य सदस्य इसमें होते हैं, इसमें भी सेम वही व्यवस्था है, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त इनमें से मुख्य, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, अब इसमें जो तकनीकी कार्यों में जो इसकी सहायता करती है वो राज्य कार्यकारी समिति होती है, और जो उस राज्य के मुख्य सचिव होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए, धारा 24 के तहत इसको शक्तियां दी गई हैं संकट की स्थिति में, आपदा की स्थिति में। धारा 24 के तहत एसडीएमए को शक्तियां, तो एसडीएमए का जो गठन है वह धारा 14 के अंतर्गत है, धारा 14 के अंतर्गत, और इसको जो संकट के समय शक्तियां दी गई हैं 10 आप और जोड़ लो धारा 24 में, कि आपदा के समय इसको शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि प्रभावित क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करना, मलबे को हटाना, खोज और बचाव अभियान चलाना, और आपातकालीन आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये सब धारा 24 के अंतर्गत है। धारा 24 के अंतर्गत इसको शक्तियां दी गई हैं, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करना, मलबे को हटाना, खोज और बचाव अभियान चलाना, और भैया आपातकालीन ये सब करना। अब जिला स्तर पर है, इसमें डीएम होगा धारा 25 में, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जहां पर जिला परिषद मौजूद है वहां पर एक इसका सह अध्यक्ष भी होगा बच्चे, जो कि डीडीएमए का पदेन से अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, अतिरिक्त कलेक्टर रैंक अधिकारी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। एक सीईओ भी होता है इसमें, एक सीईओ भी होता है जो कलेक्टर रैंक के ही अधिकारी को इसमें नियुक्त किया जाता है। अब इसके जो कार्य है, इसके कार्य धारा 30 में है, एसडीएमए के कार्य धारा 24 में थे, और डीडीएमए के कार्य धारा 30 में है, कुछ नहीं है, बस धारा 30 में इसके कार्य है, ठीक है, इतना समझना, धारा 30 के कार्य है। आइए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, एसडीआरएफ होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, ठीक है ना, आपका डीडीआरएफ भी होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। तो ये फोर्सेस है, ठीक है। स्पेशली एनडीआरएफ बहुत क्विक फोर्स होती है, एनडीआरएफ बहुत क्विक फोर्स, कहीं पर भी बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया तो तुरंत वहां पर एनडीआरएफ पहुंचती है, और 79 धाराएं हैं। तो धारा 44 के तहत इसमें एनडीआरएफ है, विशेष रूप से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति ये त्वरित और विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसमें 16 बटालियन है एनडीआरएफ में वर्तमान में, और प्रत्येक बटालियन में कुछ 1100 के आसपास, लेकिन वो होते हैं सैनिक होते हैं बच्चे, या फौजी होते हैं। तो वर्तमान में 16 बटालियन शामिल है, ये ध्यान रखना है कि एनडीआरएफ में वर्तमान में 16 बटालियन शामिल है, ठीक है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और ईआर से, ठीक है, जो कर्मी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, प्रत्येक बटालियन में 1149 फौजी होते हैं,
1149, ठीक है। और वो सब जो है बच्चे वो बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं। जैसे अगर कोई भी रासायनिक वो हो गया है ना, कोई केमिकल वॉर हो गया, या फिर कोई किसी गैस का रिसाव हो गया। अभी गैस का रिसाव भी हुआ है कहीं, आज या कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। कोई रेडियोलॉजिकल परमाणु आपात स्थितियों के साथ साथ बाढ़, भूकंप और देखिए चक्रवात जैसे संकटों से निपटने के लिए तो वो बहुत अधिक मात्रा में एनडीआरएफ को, तो आपसे पूछा जाए कि एनडीआरएफ को कितने स्थानों पर अपॉइंट किया गया है, जिससे कि क्विक रिएक्शन दिया जा सके, तो आप कहेंगे कि 12 स्थानों पर इसको अपॉइंट किया गया है। चलिए अब देखो, तुर्की सीरिया भूकंप जो आया था 2023, ऑपरेशन मैत्री है उसका नाम। सॉरी, नेपाल भूकंप में भारत ने एनडीआरएफ को भेजा था। ऑपरेशन मैत्री में भारत ने एनडीआरएफ को भेजा था। ऑपरेशन मैत्री जो नेपाल में भूकंप आया था, ऑपरेशन दोस्त था, माफ कीजिएगा मैंने ऑपरेशन गंगा साइड, ऑपरेशन दोस्त था जो टर्की और सीरिया में भूकंप आया था 2023 में। ऑपरेशन भीमा म्यांमार में 2025 में। तो अंतर्राष्ट्रीय राहत गतिविधियां भी हमारे एनडीआरएफ ने टिक दी है। तो एनडीआरएफ ठीक है, ये